स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर युवती का शव मिला है। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। चेहरा कुचला होने की वजह से लड़की की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर युवती का शव मिला, जिसके बाद से सनसनी फैल गई है। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। चेहरा कुचला होने की वजह से अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। तो हाईवे पर लाश की मिस्ट्री आखिरकार क्या है, ये आपको समझाते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर युवती का शव मिला है। युवती के चेहरे को कुचला गया है। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। और आपको बता दें कि चेहरा कुचला होने की वजह से लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस शव को किसने फेंका है। लेकिन इस दौरान एबीपी गंगा के कई बड़े सवाल हैं कि क्या युवती की हत्या की गई है, क्या हत्या करके शव को यहां फेंका गया है जैसे कि आशंका जताई जा रही है, और युवती का चेहरा क्यों कुचला गया है। ये एबीपी गंगा के कुछ सवाल है। क्या साजिशन पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल पर सुरक्षा के इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं है। बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही इस हाईवे पर होती है, लेकिन बावजूद उसके एक ऐसा मामला सामने आना जो कि कई सवाल उठा रहा है। और रविंद्र जैन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, अपडेट फिलहाल क्या है, क्या लड़की की अब तक पहचान हो पाई है, कौन ये लड़की थी, किसने इसकी हत्या की, कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो मृतका है उसकी पहचान नहीं हो सकी है कि कौन थी, कहां से आई थी, कहां उसको जाना था। लेकिन पुलिस पूरी जांच पड़ताल में लगी है कि आखिर ये घटना कैसे हुई और ये युवती कौन थी, कहां से इनको कहां जाना था, कहां से आया था। लेकिन पुलिस इस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो आसपास के जो गाँव है, हो सकता है कि ये सुबह मॉर्निंग वॉक के समय कुछ लोग जो है हाईवे पर वॉक करने के लिए आते हैं, तो हो सकता है कि गाँव से कोई युवती या महिला वहां पर आई हो। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई गुमशुदा की शिकायत या कोई पीड़ित थाने नहीं पहुंचा है। तो पुलिस अपनी तरफ से भी जो है अपील कर रही है गांवों से भी जाकर के कि आखिर ये आपके गांव की तो नहीं। कुछ लोग मौके पर भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया क्योंकि चेहरा इतना कुचला हुआ था कि पहचान उसकी नहीं हो सकी थी। लेकिन ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से जैसे कि न्यू ईयर की पार्टी कहीं की होगी, हो सकता है उस दौरान हाईवे पर जाते समय कुछ बात हुई हो, लेकिन उसको या तो उसको फेंका हो या कहीं कुछ भी कुछ अंदेशा जो लोग लगा रहे हैं, जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक कुछ पैसा नहीं, लेकिन कह सकता है कि जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल। चलिए, तो जांच फिलहाल जारी है पुलिस की तरफ से। आप नजर बना के रखिएगा खबर पर। रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 को लेकर भाजपा संगठन की आज बड़ी बैठक होनी है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष पहुंच रहे हैं लखनऊ और पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करके फीडबैक भी लिया जाएगा बीएल संतोष की तरफ से, और संगठन के अभियान की भी समीक्षा बीएल संतोष करेंगे। इसी के साथ साथ एमएलसी की मनोनयन वाली 6 सीट पर चर्चा होगी। 5 शिक्षक स्नातक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। यूपी भाजपा कार्यालय पर 12 बजे से बैठक की शुरुआत होगी और बैठक में यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। इसी के साथ साथ भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो 24 का क्या है विजय मिशन भाजपा का, ये आपको पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं। तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अहम बैठक है, जो कि खुद शामिल होने वाले हैं बैठक में। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, साथ ही साथ मोर्चा अध्यक्षों के साथ इस बैठक में चर्चा की जाएगी और भाजपा पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव 2024 का चुनाव, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों के साथ भी चर्चा होना संभव है और लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक भी आज लिया जाएगा। संगठन के यूपी में चल रहे अभियानों की भी
समीक्षा आज की जाएगी और इसी के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उनके साथ चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राधा मोहन सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाली है। तो बड़ी बैठक ही होनी है, महामंथन इसमें होना है। और शैलेश अरोड़ा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, भाजपा की लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज भी ये बड़ी बैठक होनी है, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, दोपहर करीब 12 बजे से इन बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और इसमें संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं, इसके साथ में जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है राधा मोहन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, और जो सह प्रभारी है, सभी लोग रहेंगे। प्रदेश से अगर बात की जाए तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री प्रदेश के जो है धर्मपाल सिंह, ये सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अलग अलग सिलसिला चलेगा बैठकों का। पहले हम दिखा दें, भाजपा कार्यालय पर मौजूद है जहाँ पर इन बैठकों का सिलसिला चलेगा, जहाँ ये बैठकें होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय, यहीं पर ये सारी बैठकें की जाएंगी और इसमें अगर बात करें तो अलग अलग चरण में लेके बैठकें होनी है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष भी होंगे, जिलाध्यक्ष भी होंगे, अलग अलग जो मोर्चे बने हुए हैं जैसे किसान मोर्चा हो गया, अल्पसंख्यक मोर्चा हो गया, इन मोर्चों की एक अलग से बैठक होगी। मंत्रियों के साथ भी देखिए अलग से बैठक होगी। अगर बात करें तो शाम को 4 बजे का जो वक्त दिया गया है उसमें कुछ मंत्रियों को भी यहाँ पर बैठक में बुलाया गया है। इसके बाद अगर इन 2 दिनों का जो उनका कार्यक्रम है, आज 2 तारीख और 3 तारीख, इसके बाद इन 2 दिन में इस दौरान संभव है कि मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की भी बैठक हो जिसमें खुद बीएल संतोष भी साथ में जाएं, तो ये भी वहाँ की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा अगर मंथन की बात करें तो देखिए 6 सीटें हैं जो एमएलसी पर मनोनयन वाली हैं, वहाँ पर भाजपा को अपने लोग भेजने हैं। इसके अलावा 5 सीटें हैं जो स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं एमएलसी की, तो 11 इन सीटों पर देखिए मंथन होगा। इसके अलावा पार्टी के जो तमाम अभियान चल रहे हैं उनको लेके मंथन किया जाएगा। अभी देखिए अगर वर्तमान हालात को उत्तर प्रदेश के, तो जो निकाय चुनाव को लेकर इस समय मामला जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, जिस साथ आरक्षण के मुद्दे पर एक तरफ तो सरकार देखिए सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार इसी मुद्दे को हमलावर हुए इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और लोगों के बीच में एक मैसेज देने की ये कोशिश हो रही है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है। तो इसको लेकर किस तरह से पार्टी को अपनी इमेज को लेकर वहाँ पर काम करना होगा, इसके ऊपर यहाँ पर मंथन किया जा सकता है। 2024 में अब देखिए ऐसे 23 शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि 24 की तैयारी भी शुरू हो गई। तो अब इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, जो उसके कार्यक्रम होंगे उनको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। अभी बताया जा रहा है कि जनवरी में 16 और 17 जनवरी को अगर हम बात करें तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके भी उत्तर प्रदेश में आने के कार्यक्रम जो है वो बन रहे हैं, जिसमें से जो 16 जनवरी होगी उसमें वो पूर्वांचल की जो अम्बेडकर नगर बलरामपुर है सीट है वहाँ पर मंथन कर सकते हैं। और 17 तारीख को बात करें तो सहारनपुर बिजनौर, तो यहाँ पर जिस तरह से उनके कार्यक्रम है उससे पहले अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता शीर्ष नेतृत्व जो है वो 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये माना जाए कि निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 की जो तैयारी है वो भी भाजपा की तरफ से शुरू हो गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेश तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले का आज काफी बड़ा दिन है। आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा की शाही ईदगाह में भी सर्वे की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मस्जिद का सर्वे करने के लिए मुस्लिम पक्ष को आज अमीन नोटिस देंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने 20 जनवरी तक मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। वहीं सर्वे की प्रक्रिया रोकने के लिए कोर्ट में मुस्लिम पक्ष भी अपील करेगा। आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह होने का हिंदू पक्षकार दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्षकार का मानना है कि दीवारों पर मिले स्वास्तिक चिन्हों से ये प्रतीत होता है कि यहाँ मंदिर है और इसके लिए इसका सर्वे जरूरी है। पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के सर्वे को लेकर है। तो पूरा मामला क्या है ये पॉइंट्स के जरिए आप समझिए। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे की प्रक्रिया की आज से शुरुआत होने वाली है। शाही ईदगाह सर्वे के लिए अमीन का नोटिस, अमीन आज मुस्लिम पक्ष को नोटिस देगा। इसी के साथ साथ मथुरा कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। मथुरा की शाही ईदगाह का अमीन सर्वे होगा और 20 जनवरी तक कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपनी है। इसी के साथ साथ सीनियर डिवीजन कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सर्वे के खिलाफ कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अपील है वो दाखिल की जाएगी। मुस्लिम पक्ष सर्वे को रोकने की मांग करेगा। इसी के साथ साथ जो हिंदू पक्ष है उन्होंने शाही ईदगाह के नीचे गर्भगृह बताया है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक पर यह पूरा विवाद है। 10.9 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का पास है और इसी के साथ साथ 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह के पास है।
हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की बताई है और इधर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण अवैध भी बताया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। और इसी के साथ साथ जमीन को लेकर हुए समझौते का विरोध किया जा रहा है और कोर्ट में अब तक 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। काफी बड़ा दिन आज माना जा रहा है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, किस तरीके से आज का दिन बड़ा रहने वाला है, खास रहने वाला है, और जो सर्वे की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए श्री कृष्ण की नगरी में मैं मौजूद हूं और ऐसे में आज कोर्ट का रुख काफ़ी कुछ तय करेगा। सर्दी पड़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी तापमान को आज बढ़ाएगी। मैं इस समय जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा के बाहर मौजूद हूं और जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के 13.37 एकड़ भूमि मामले में जो तमाम याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई हैं, उसी में सीनियर जज सिविल डिवीजन 3rd सोनिका वर्मा ने ये आदेश दिए थे कि 20 जनवरी तक शाही ईदगाह परिसर की सर्वे कराया जाए। तो आज जो अमीन है, जिनका काम होता है बिल्कुल लोअर लेवल का जो राजस्व की जो इकाई होती है, वो आज नोटिस दर्ज कराएंगे शाही ईदगाह प्रकरण यानी मुस्लिम पक्ष को और कहेंगे कि आपका अंदर का शाही ईदगाह जो मस्जिद है उसका सर्वे करना है क्योंकि कोर्ट के आदेश है। और इसको लेकर आज एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसका ऑब्जेक्शन दाखिल करेगा यानी प्रतिवादी पक्ष इसका विरोध दायर करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उसमें भी आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। तो कुल मिला के कहा जाए 13.37 एकड़ भूमि का ये मामला है और ये मामला शाही ईदगाह मस्जिद जो औरंगजेब के आदेश पर कहा जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़कर इसको बनाया गया था, तो वो ज़मीन हिंदुओं की है। उसमें स्वास्तिक से लेकर कई सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो वाराणसी के ज्ञानपापी मस्जिद प्रकरण की तरह ही वो भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं। तो आज सर्वे को लेकर एक औपचारिक शुरुआत होनी है। कोर्ट का आज रुख देखना यह है कि कोर्ट का क्या आदेश रहता है, क्योंकि शीतकालीन अवकाश से पहले जब कोर्ट बंद हुए थे सर्दी के मौसम में, उससे पहले 20 जनवरी तक सर्वे की प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दे दिया है। सीनियर जज सिविल डिवीजन की जो कोर्ट है सोनिका वर्मा, उन्होंने दे दिया है। तो आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। तमाम याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। इसमें इस मामले को लेकर भी कोर्ट का क्या रुख रहता है कि 1968 में एक समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के कमेटी के बीच, जिसको लेकर ये कहा गया था कि ये जो पूरा समझौता हुआ है पूरी तरह से अवैध है। तो ऐसे में आज कोर्ट का क्या रुख रहता है? सीनियर जज सिविल डिवीजन 3rd सोनिका वर्मा की कोर्ट में आज कई सारी वकीलों की फौज रहेगी। हिंदू सेना से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास से लेकर श्री कृष्ण विराजमान और तमाम जो अन्य जो संस्थाएं हैं, हिंदुओं की तरफ से कई सारी संस्थाएं इस मामले में कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अहम दिन आज का दिन रहने वाला है और सुनवाई के बाद क्या कुछ और फैसले होते हैं ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो यूपी निकाय चुनाव के मामले में यूपी सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने की अपील की है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष यूपी सरकार हियरिंग की अपील कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई आखिरकार कब करनी है। तो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है यूपी सरकार की तरफ से और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब ये फैसला किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस मामले की जो सुनवाई है आखिरकार कब करनी है। तो संभव मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई। बड़ा दिन रहने वाला है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष यूपी सरकार हियरिंग की भी अपील कर सकती है। यूपी सरकार की ओर से ये अर्जी है जिसे दाखिल किया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी है और सरकार ने फैसले पर विचार करने की अपील की है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो आरक्षण पर क्या है सुप्रीम सुनवाई, ये आपको बता दें। यूपी सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो संभव मानी जा रही है। ओबीसी आरक्षण मामले पर जो सुनवाई है वो संभव मानी जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने फौरन निकाय चुनाव के आदेश कराने के निर्देश दिए हैं। इधर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव के आदेश सरकार को दिए गए हैं। अब यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए एक आयोग बनाया है और सरकार ने दलील दी है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में अब मामला क्या है, आज सुनवाई होनी है। अब ये फैसला किया जाएगा कि आखिरकार जो सुनवाई है वो कब होनी है। तो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया था उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे और इधर हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं, जिसे लेकर आज सुनवाई होनी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें श्रावस्ती से, जहां श्रावस्ती में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है और घायल पुलिसकर्मी को पुलिस और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा है, जहां पर डॉक्टरों ने घायल सिपाही की हालत को नाजुक बताया है और उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। हालांकि मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। ये पुलिसकर्मी थाना मल्हीपुर की तरफ से जिला मुख्यालय भिनका जा रहे थे और घटना थाना मल्हीपुर के बंदरहा बाबा कुटीर मधवापुर घाट की है। तो नए साल के आगाज के साथ ही ताज नगरी में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। धुंध, कोहरे के साथ ही पाला और ओस की मौजूदगी साफ महसूस की जा सकती है। कोहरे ने दृश्यता कम रखी है तो वहीं तापमान भी गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। आगरा में चल रही शीतलहर पर संवाददाता नितिन उपाध्याय की खास रिपोर्ट देखिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही आगरा में जबरदस्त तरीके से ठंड देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आगरा किसी कश्मीर से कम नहीं है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। नेशनल हाईवे 2 पर मैं मौजूद हूँ। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि पाला भी देखने को मिल रहा है, कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है, धुंध कुहासा भी देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से खेत खलिहानों के ऊपर जो इस समय लगातार जो पाला है, जो कुहासा है, धुंध है, वो तस्वीरें किस तरह से बयां कर रही हैं ये आप साफ समझ सकते हैं। गलन ठिठुरन बढ़ी हुई है। शीत लहर से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो अस्त व्यस्त है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती, थोड़ी भी अगर आपने अपने शरीर को ठीक ढंग से कवर नहीं किया तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि गलन और ठिठुरन के साथ साथ जो शीत लहर चल रही है उससे कहीं ना कहीं आपके बीमार होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिला के इस समय आगरा का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिसंबर महीने में जिस तरह की सर्दी पड़नी चाहिए थी वो सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरी तरह से कहा जाए शीतलहर की चपेट में ताज नगरी आगरा नजर आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राहुल गांधी के पश्चिम पराक्रम की। तो 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। गाजियाबाद के लोनी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए आज कार्यकर्ता रवाना होंगे। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ से रवाना होंगे। बड़ी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। 3 तारीख से यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है। दूसरे चरण की शुरुआत होगी और इससे कहीं ना कहीं जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ से जो कार्यकर्ता हैं वो आज रवाना होंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल होंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आगाज होगा। तो गाजियाबाद के लोनी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। तमाम तैयारियां इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से की गई थी। सियासी पारा भरा हुआ है और अब देखने वाली बात है कौन कौन इस भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष की तरफ से शामिल होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।